जबकि ईसीई में जो लिमिट का पोर्शन है इसमें ऑलमोस्ट रेगुलर डे में 2 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें भी उसका एक नेचर है कैसे क्वेश्चंस आने का। अब लिमिट में सिंगल वेरिएबल फंक्शन का है और 2 वेरिएबल फंक्शन का है। तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन में आप देखेंगे ज्यादातर एल ऑर्बिटल पे बेस्ड क्वेश्चंस करना पड़ता है, थोड़ा फास्ट हो जाता है। दूसरी ओर डबल लिमिट्स या रिपीटेड लिमिट्स, ज्यादातर बार क्वेश्चंस देखेंगे हमेशा डबल लिमिट से, यानी 2 बार क्वेश्चंस हैं डबल लिमिट से पूछा है, 2 क्वेश्चंस। वो एससी मल्लिक और सविता अरोड़ा की जो रियल एनालिसिस आती है उसका क्वेश्चंस पूछा है। उसमें देखेंगे आप मोर ऑफ गुड्स थ्योरम। मोर ऑफ गुड्स थ्योरम में एक स्टेटमेंट्स है जो किसी भी 2 वेरिएबल फंक्शन का डबल लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, यानी उसको समझने के लिए आपको हमेशा रिपीटेड लिमिट का कमांड होना चाहिए। जो बच्चे डिप्लोमा से आए हैं या जो बच्चा 12th कर लिया है, 12th या उसने जी का सिलेबस किया है, तो ना तो आईआईटी जी के सिलेबस में डबल वेरिएबल है यानी डबल लिमिट का क्वेश्चन आता है, ना ही रिपीटेड लिमिट का क्वेश्चन आता है। बिहार में जो एली है लेटरल एंट्री, उसमें 2 बार पूछा डबल लिमिट या रिपीटेड लिमिट, कभी कभी नहीं पूछा। तो डबल लिमिट का पोर्शन हम लोग बाद में करेंगे। पहले जो स्टार्ट करेंगे 2 क्वेश्चंस को टारगेट में रखते हुए, यानी किसी भी तरह का फंक्शन हो उसका लिमिट कैसे निकालते हैं। अगर आप लिमिट पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये चीज सेट होनी चाहिए कि आपको फंक्शन के बारे में आइडिया है या फंक्शन के ऊपर कमांड है। अगर फंक्शन नहीं आता है आपको तो नेचुरली लिमिट को आप नहीं सीख सकते हैं। अब लिमिट के किसी फंक्शन का लिमिट क्या होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना वो रियल वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग अलग होता है, लिमिटिंग पॉइंट अलग होता है, लिमिटिंग कंडीशन अलग होता है। और ये भी क्वेश्चंस कभी कभी आए हैं, कोई फंक्शन जिसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बाय विच कंडीशंस, कंडीशन क्या फेल कर रहा है। तो लिमिट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपको समझना पड़ेगा फंक्शन क्या है, फंक्शन के क्या टाइप्स होते हैं, फंक्शन के क्या ऑर्गन्स यानी पार्ट्स क्या हैं। जो आपने सेमेस्टर में पढ़ा है फंक्शन को, फंक्शन के डोमेन के बारे में समझा है, फंक्शन के रेंज को समझा है, फंक्शन कितने तरीके का होता है ये समझा है। हम ये मान के चल रहे हैं अभी फिलहाल जो आपको फंक्शन आता है और हम सीधे लिमिट को स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसको देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो हम लोग फिर से दोबारा से स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक को, लॉकडाउन खुलेगा तो। क्योंकि मेरा टारगेट है जो अगर लॉकडाउन लंबा चला और लॉकडाउन अगर लंबा चला और एग्जामिनेशन नजदीक आ गया तो हम वो चीज पढ़ा लें जो यूट्यूब से आप क्वेश्चन कनेक्ट कर लें। मेरा टारगेट ये है, इसीलिए हम उसी हिस्से को पकड़ रहे हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप आईपीयू में चले जाए, डीटीयू में चले जाए, डब्ल्यूबीजेई में चले जाए, आप ओजी का एग्जाम दे लें। अगर आईटी देना है तो भी आप क्रैक कर देंगे आईटी जीमेल में। तो वहां लेकिन फंक्शन का कमांड चाहिए। यहां एक हिस्से से शुरू करते हैं जहां आपको लिमिट आ जाए, ठीक है। तो टॉपिक शुरू कर रहे हैं लिमिट। तो लिमिट किसका, ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। हमने रियल वैल्यूड फंक्शन क्यों लिखा, ये आपने कभी पूछा? हम केवल फंक्शन लिख सकते थे। जब आप बिहार एडी को कंसर्न किए हैं तो देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिलेबस नहीं है। जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो पहली ही बार तीसरे सेमेस्टर में आपका वास्ता पड़ेगा M3 से।
और M3 जब शुरू होगा तो वहां शुरू ही होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उसके ऊपर डेरिवेटिव, उसके ऊपर मीन वैल्यू थ्योरम, उसके ऊपर उसका डिफरेंट एप्लीकेशन। यहां मैंने कहा रियल वैल्यू फंक्शन, जो बच्चा जो स्टूडेंट क्लास 9 से स्टार्ट लेता है, जो बिहार में बच्चा पढ़ा है तो फंक्शन को हिंदी में पढ़ा है फलन, नहीं, और फलन के बहुत सारे प्रकार को पढ़ लिया है। जब वो बच्चा 10वीं में आता है तो पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर लेता है। ऐसे तो पॉलिनोमियल क्लास 8 से स्टार्ट होता है, बट स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स और उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म यानी द्विघात समीकरण, ये सारे टर्म क्लास 10 में स्टार्ट हो जाता है। प्रोग्रेशन का हिस्सा जो आपने पढ़ा थोड़ा एपी, जीपी, एचपी, ये क्लास 10th में थोड़ा सा एपी है, और 11th में आते हैं तो आप एपी, जीपी और एचपी पढ़ते हैं, उसमें एएम, जीएम और ये सारा पढ़ते हैं। ये भी एक फंक्शन बन सकता है। प्रैग्मेटिकल फंक्शन आप क्लास 10th में पढ़ लेते हैं, फिर 11th में भी पढ़ लेते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन यानी डिफरेंट काइंड्स के फंक्शंस हैं, उसको समझते हैं। और सारे क्या है, यानी आपकी जो पढ़ाई अभी तक हुई है कॉम्प्लेक्स पे कभी शुरू ही नहीं की गई है, सिवाय एक क्लास 11th में या आपके सेमेस्टर में पढ़ाया है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको सिखाया क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर में सिखाया मॉडुलस निकालना, आर्गुमेंट निकालना, कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशन सिखाया, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, या उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना, पोलर फॉर्म कन्वर्ट करना, ये सारी चीजें सिखाई गई है। लेकिन एक अच्छी बात यह है, जो आपने क्लास यहाँ स्टार्ट किया तो वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट किया था, और वेक्टर कैलकुलस में जब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और वेक्टर क्वांटिटी आप कर रहे थे तो उसको सेम वे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की तरह पढ़ा था। जो आई वेक्टर था दैट इज अलोंग द एक्स डायरेक्शन, जे वेक्टर था अलोंग द वाई डायरेक्शन, और के वेक्टर अलोंग द जेड डायरेक्शन। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो ही हिस्सा होता है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जबकि वेक्टर में जब पढ़ते हैं तो 3 डायमेंशनल तो सीख ही जाते हैं, तो बहुत मुश्किल काम नहीं था। फिर भी इन चीजों के से बियॉन्ड जाके मैंने टू द पॉइंट्स क्वेश्चन को समझाने के लिए रियल वैल्यू फंक्शन यानी जो रियल नंबर्स में कन्वर्ट हो रहा है उसके बारे में विचार किया। अब पहला चीज है, ये लिमिट है क्या? अगर हम ज्योमेट्रिकली ये कहें, फंक्शन कहने का मतलब क्या है? किसी रूल से है। फंक्शन इज नथिंग बट अ रूल or a mapping or a relation between two real valued या real variables such as x and y, where y is equal to fx, that is a rule. Yes. Whenever a function defined in terms of relation, then function is said to be a special kind of relation, where each and every element of a set of domain must be assigned with an unique element with range. यानी रिलेशन में क्या होता है और फंक्शन में क्या होता है? रिलेशन में डोमेन जो है, डोमेन का कोई एक मेंबर या एलिमेंट एक से ज्यादा रेंज वैल्यू रख सकता है। लेकिन फंक्शन में ये रिस्ट्रिक्शन है, किसी डोमेन के एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग उसका एक और केवल एक रेंज होगा। किसी एक डोमेन का एक से ज्यादा रेंज नहीं होगा। इसलिए फंक्शन पढ़ते वक्त आपको डेफिनेशन में कहा जाता है ए फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड्स ऑफ अ रिलेशन वेयर ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन मस्ट बी असाइन्ड विथ एन यूनिक एलिमेंट ऑफ रेंज। यानी डोमेन का सारे के सारे एलिमेंट का होना चाहिए एक रेंज, और एक ही होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए, तभी वो क्या होता है? फंक्शन होता है। मैथमेटिक्स के इस डिफिनेशन के अकॉर्ड्स में आप देखें तो फंक्शन को अगर ग्राफिकली आप सोच रहे हैं, क्लास 9-10 से आपने कार्टेशियन एक्सिस खींचना सीख लिया है, और आप जानते हैं अगर कोई कर्व बन रहा होगा तो फंक्शन का नेचर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को होगा। मैंने कहा ये कोई फंक्शन है सपोज दैट,
और ये जो फंक्शन है इसी को आपने लिखा एफ एक्स जो y के बराबर है। ये मेरा कार्टेशियन एक्सिस क्या है y और ये क्या है x। इसको आप क्या बोलते हैं? दैट इज सेट ऑफ डोमेन बोलते हैं। यस सर। x जो एलिमेंट है वो क्या बताता है? अगर यहां हमने कहा y इज इक्वल टू एफ एक्स तो ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x इज ए डोमेन एंड corresponding to each value of x that is a y is called range। डोमेन डिफाइन होगा तो डोमेन जब डिफाइन होगा रेंज प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। अगर मैंने इसको ज्योमेट्रिकली कहा यहां पे कोई वैल्यू x है दैट इज a है तो डोमेन कहां है? यहां है और इसके corresponding ये वैल्यू जो आ रहा है ये पॉइंट जो हुआ दैट इज fa हुआ यानी इसका ये क्या हुआ? रेंज हुआ। देखिए लिमिटिंग कंडीशन जब फंक्शन में आप पढ़ाई करते हैं तो मैथमेटिक्स की दुनिया जिसको आप रियल एनालिसिस से स्टार्ट किया है चैप्टर को तो उसमें एक टर्म होता है नेबरहुड्स। नेबरहुड का मतलब हिंदी में आपने कहा पड़ोसी। और जब आप घर पे होते हैं आपका पड़ोसी कौन है तो आप हमेशा अपने घर के आसपास के घर को चिन्हित कर देते हैं, बोलते ये मेरा पड़ोसी है। मैथमेटिक्स की दुनिया उसको पड़ोसी नहीं कहता है। नेबरहुड का डेफिनेशन ये होता है यदि कोई भी एलिमेंट आपने ले लिया और इसके पीछे a माइनस एप्सिलॉन का एब्सोल्यूट और a प्लस एप्सिलॉन का एब्सोल्यूट ये जो हमारा यानी a का जस्ट बगल में वेयर आप कह सकते हैं एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एक बहुत ही छोटी इकाई है और ये इतना छोटा है दैट ये टेंड्स टू जीरो, लगभग जीरो के बराबर है। यानी पर्टिकुलर किसी वैल्यू के ये तो बाईं ओर हो गया और ये दाहिनी ओर हो गया तो ये जो दोनों एब्सोल्यूट वैल्यू बता रहा है यानी इस a का क्या हुआ? नेबरहुड हुआ। यानी a के जस्ट थोड़ा सा आगे x इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस एप्सिलॉन और इस पॉइंट a के जस्ट बाईं ओर क्या होगा? x इज इक्वल टू a माइनस एप्सिलॉन। तो ये a प्लस एप्सिलॉन या a माइनस एप्सिलॉन इस दो पॉइंट a का क्या हुआ? दैट इज नेबरहुड हुआ, चाहे ये बाईं ओर है या दाहिनी ओर है। अब यहीं से लिमिटिंग कंडीशन स्टार्ट होता है। कह रहा है यदि बाईं ओर का जो नेबरहुड है डोमेन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट का लेफ्ट साइड नेबरहुड का कॉरस्पॉन्डिंग रेंज अगर क्या आएगा, मान लेते हैं यहां हम पहुंच के आ गए, ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा? एफ ए माइनस एच और ये दाहिनी ओर जो नेबरहुड है इसका क्या आएगा? दैट इज एफ ए प्लस एच। यहां एप्सिलॉन कर दीजिए और यहां भी एप्सिलॉन कर दीजिए और ये जो डिफरेंसेस क्रिएट हुआ ये दाहिनी ओर एप्सिलॉन हुआ, ये इधर बाईं ओर एप्सिलॉन हुआ और ये एप्सिलॉन क्या है? टेंड्स टू जीरो है। लिमिट के एग्जिस्ट होने का कंडीशन यही है, बाईं ओर का जो रेंज है इस पॉइंट का ए के नेबरहुड का और दाहिनी साइड के जो नेबरहुड्स का जो रेंज है अगर इक्वल हो जाए तब माना जाता है किसी फंक्शन का लिमिट क्या होगा? एग्जिस्ट होगा। इतना जो मैंने लिटरेचर के टर्म्स में भाषाई तौर पे सिखाया है थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा। समान तौर से एक लाइन याद रखना डेफिनेशन के लिए, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन सच दैट its limit said to be exist if and only if limit x tends to 0 a minus h is equal to h tends to 0 f a plus h otherwise limit does not exist। कुल मिला के यहां मैंने एप्सिलॉन समझाया, यहां मैंने h
H लिखा, यहां जो H है ये भी क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वेयर स्मॉल h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिटिंग कंडीशन है, और इसका जो एप्लीकेशन बनता है वो कंटिन्यूटी में जाके या फिर डिफरेंशिएबिलिटी में जाके, जहां से जी मेन के क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, 2 क्वेश्चंस। और जब हम BCEC की बात करेंगे तो डायरेक्ट इस पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन ये बेसिक है, किसी लिमिट का फॉर्मूला आप कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे हम कुछ एग्जांपल बताते हैं, तो ये तो मैंने डेफिनेशन लिखा, अगर ये एक लाइन ये पता हो तो ये आप लिख सकते हैं। इसको राइट काम कर लीजिए, फिर हम करते हैं इसके आगे का। इस डेफिनेशन के आधार पे कैलकुलस में जो हम लिमिट निकालेंगे उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, इसको स्टार्ट करते हैं, इसको निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n a टू द पावर n माइनस x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a n माइनस 1। यानी कुल मिलाकर यहां फंक्शन क्या है, फंक्शन है x के पावर n माइनस, यहां फंक्शन है x टू दी पावर n माइनस a, और लिमिट क्या लेकर रखा है x a। इफ अगर हम यहां ला दें x टेंस टू a को x माइनस टेंस टू 0 भी कर सकते हैं, तो ये मेरा इफ fx इज इक्वल टू xn माइनस an बाय x माइनस a। अगर आप प्रोड्यूस करेंगे x को a से लेंगे तो f a प्लस h कितना आएगा, x प्लस h a प्लस h टू पावर n माइनस an a प्लस h माइनस a। अगर बोथ साइड आप लिमिट ले लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, यहां भी लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर आप a प्लस h को बायनोमियल एक्सपेंशन में एक्सपेंड कर दें, पढ़ा है ना बायनोमियल एक्सपेंशन, तो यहां से क्या बनेगा a टू दी पावर n nc0 a टू दी पावर n, यानी यहां बना nc0 a टू दी पावर n प्लस क्या बनेगा nc1 a टू दी पावर n प्लस n माइनस 1 और इंटू h, फिर यहां क्या बनेगा nc2 a का पावर n माइनस 2 इंटू h स्क्वायर प्लस सो ऑन, और लास्ट में ये माइनस है तो आप यहां माइनस a टू दी पावर n, और नीचे में देखिए यहां से a कैंसिल हो गया और ये इतना बच गया। ये तो समझ में आ गई। अब यहां से अगर हम लिखें h टेंड्स टू 0, nc0 कितना होता है an, a टू दी पावर n बचा, ये 1 हुआ nc0, और यहां पे n इंटू n माइनस 1 इंटू h, n माइनस 1 इंटू h, और प्लस ये होगा और a n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस यहां पर माइनस a n लास्ट लिख देते हैं, और यहां h बचा है। अब ये n और ये n कैंसिल, प्लस a टू दी पावर इधर है, यहां माइनस a टू दी पावर n है। अब सारे टर्म्स में h मल्टीप्लाई है, h को कॉमन कर दीजिए। अब यहां से क्या बचेगा n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1 प्लस यहां से क्या बचेगा
n इंटू एन माइनस वन बाई टू ए एन माइनस टू इंटू एच बचेगा, एच स्क्वायर है, और बाकी जितने भी टर्म्स होंगे जो कि लास्ट में एच टू दी पावर एन होता है, सब में एच है, ऑल टर्म्स कंटेनिंग एच डिवाइडेड बाय एच, और ये एच कैंसिल हो गया। अब यहां से एस टेंड्स टू जीरो पुट करेंगे, यानी इस टर्म्स को छोड़कर बाकी सारा टर्म जीरो हो जाएगा, यानी ये क्या बचा, एन ए एन माइनस वन, यानी इसका लिमिट आ गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच टू दी पावर एन ए टू दी पावर एन एक्स माइनस ए, का मतलब हुआ एन ए इंटू एन माइनस वन। ये आपका पहला फॉर्मूला, मैंने जस्ट ये बताया। हम ए प्लस एच के बदले ए माइनस एच से भी कर सकते थे, क्योंकि आप जानते हैं लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा इक्वल होता है, यानी राइट साइड का जो नेबरहुड है और लेफ्ट साइड का जो नेबरहुड है उसका रेंज जो होगा वो इक्वल होगा। इसका मतलब प्लस एच में हम जाएं या माइनस एच में जाएं तो भी इस फंक्शन का यही लिमिट आएगा। ये तो पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा भी आप लिख सकते हैं, पहले इसको अगर लिखना है तो लिख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, यानी लिमिट का ये फॉर्मूला है, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू वन। लिमिट का तो ये रूल है। अगर हम थीटा टेंड्स टू जीरो कर रहे हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, या तो एक्स के टर्म्स में, अगर हम यहां एफ थीटा लिख दें तो ये क्या हुआ, साइन थीटा बाई थीटा एक फंक्शन बनना। तो यहां जीरो प्लस एच, यहां क्या है, जीरो है लिमिट, तो एफ जीरो प्लस एच कर दें इक्वल टू क्या होगा, थीटा प्लस एच, जीरो प्लस एच होगा, साइन एच बाई एच। फंक्शन थीटा है ना, थीटा की जगह पुट किया हुआ है, थीटा जो है उसके जगह जीरो प्लस एच रख दिए तो थीटा गायब हो गया दोनों। थीटा जीरो की तरफ टेंड्स कर रहा है, वो वाला जीरो, थीटा ही तो चेंज करके जा रहा है जीरो की तरफ, तो सर्टेनली एच है। अब इसका हम लिमिट ले लें, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एच या जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन एच का एक्सपेंशन। साइन में हमेशा ऑड टर्म्स बताते हैं, यानी h माइनस एच क्यू बाय फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 आएगा, फिर प्लस आएगा h फाइव बाय फैक्टोरियल 5, फिर माइनस आएगा डॉट डॉट डिवाइडेड बाय क्या आएगा, h आएगा। ये नहीं याद है, ठीक है, समझाते हैं, इसको ऑफ कीजिए। अब देखिए, ये आप एक्सपेंशन को हमने कर दिया। अब यहां से लिमिट h टेंड्स टू जीरो, सारा h कॉमन ले लीजिए, तो h के बाद 1 माइनस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस h 4 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट, और यहां नीचे में पहले से h है, h कैंसिल। अब h का वैल्यू, जीरो का वैल्यू पुट करें तो 1 बचेगा, बाकी सारा टर्म्स जीरो हो गया। ये क्या हो गया, दैट की लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एच के लिए आप लिख सकते हैं दैट इज साइन एच, टर्म्स यही है ना आपका, जीरो प्लस एच किया था, यानी आप थीटा साइन को जीरो कर लिया, थीटा टेंड्स टू जीरो कर दीजिए, तो साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया। मिटा दिया सर, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, केवल cos थीटा हो तो ये 1 हो जाएगा, इसमें तो प्रूफ की जरूरत भी नहीं है आपको, वैल्यू पुट करके भी निकाल दें। फोर्थ जो है लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो टेन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1,
अब इसको हम अगर टेन थीटा का एक्सपेंड करके करेंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन एक एनालॉजी ले लेते हैं साइन के रिगार्ड में। इसको हम लिख देते हैं थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा, और यहाँ एक थीटा बचा है। अब ये साइन थीटा बाय थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, कॉस थीटा भी 1 होता है, ये कुल मिला के 1 हो जाएगा। देखिए साइन का और टेन का रेसिप्रोकल भी बना सकते हैं, यानी लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा बाय tan थीटा इज इक्वल टू 1, और आप रेसिप्रोकल साइन का भी बना सकते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा बाय साइन थीटा, ये भी 1 होगा। क्योंकि इसको पूरे एक्सप्रेशन को आप ऐसे उलट सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा बाय थीटा, और यहां से फॉर्मूला बिल्डअप हो गया, लिमिट दोनों यानी 1 बाय 1 होने का मतलब 1, तो ये तो साइन का बन गया, कॉस का बन गया, टेन का बन गया। अब इसी से रिलेटेड आप बना सकते हैं कॉट का, इसी से रिलेटेड बना सकते हैं आप कोशेक का, और सारे फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का लेसन है। हाँ, एक्सपोनेंशियल का अगर हो, जैसे आपने पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x, तब ये 1 होता है। इसको आप कैसे करेंगे? ये डायरेक्ट एक्सपेंशन अगर करें x टेंड्स टू 0 है ही लिखा हो, ex का एक्सपेंशन क्या होता है? अब यहां से -1 है, ऊपर लिख दिया, यहां पर x है, अब -1 + 1 कैंसिल हो गया, x को कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा 1 + x, और सिर्फ एक पावर x में निकल गया, और नीचे में ऑलरेडी x है, और लिमिटिंग कंडीशन 0 है, ये कैंसिल हो गया, यानी ये बदल गया, क्या आ गया, ये सारा जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये सब कैंसिल हो गया, बच क्या गया 1। अब देखिए लॉग, अगर लॉग के टर्म्स में देखें लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x बाय x हो, तो ये क्या होगा, क्योंकि log 1 + x का आपने पहले एक्सपेंशन पढ़ लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x का क्या होता है, x माइनस x² 2 x3/3 माइनस x4/4 प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बाई क्या है x, और कॉमन ले लें x ऊपर में से, तो क्या बचेगा 1 - x/2 प्लस x² 3 माइनस x³ 4 प्लस डॉट डॉट, ये x और x कॉमन लेके पहले मैंने काट दिया। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 कर लेंगे, तो जो x जिस टर्म में x है वो सब 0 हो गया, यानी सारा ये रिड्यूस होके क्या बच गया 1 बच गया।